Good evening, everyone. Is my voice audible? Good evening, everyone. Is my voice audible? Okay, so we are today we are going to start with the organic chemistry. मतलब chemistry का portion we are going to do, and in the organic first we will do organic chemistry, and after that we will do physical chemistry वगैरह, because ideally physical chemistry is not that tough. Organic is little bit like confusing. I will not say it's tough. It's confusing. So हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं. व्हाट वी विल डू, एक दो दिन, like 1, 2 or 3 days, we will just understand some basic concept of organic chemistry, जो हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझेंगे. पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन कॉन्सेप्ट का यूज होगा. जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे तो कहीं ना कहीं मतलब आपको प्रॉब्लम होगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए. हार्डली उसके बाद इतना नहीं है कुछ समझने का. बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली रिएक्शंस कर सकते हो, रिएक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो. तो ट्राई टू बी अटेंटिव इन एटलीस्ट फॉर 3 to 4 days of the basic lectures, and after that we will start with that core organic chemistry, जिसके अंदर हम एक एक करके सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, इनके क्या रिएक्शन होते हैं. बट इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अगर आपको उसके बेसिक्स पता है तो आप खुद ही रिएक्शन बता सकते हो कौन सी क्या होता है. ठीक है. सो विद दिस वी विल जस्ट वेट फॉर 2 more minutes. मे बी कोई ज्वाइन कर ले. अगर कोई ज्वाइन करता है तो हम 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. 2 days नहीं, एटलीस्ट 5-6 days लगेंगे पहले बेसिक चीजें पढ़ने में. उसके बाद हम कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक समझेंगे. करेक्ट. किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो. मतलब कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. ऑर्गेनिक की बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी, आप कोई भी देख सकते हो. बट व्हाट आई वुड से कि जितना मैं पढ़ाऊंगी अगर आप उतना भी ढंग से पढ़ लोगे तो आपको उससे ज्यादा का नीड नहीं है. तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अगर जितना मैं पढ़ाती हूँ तो. बाकी नोट्स शेयर कर दूंगी मैं, जो भी नोट्स हैं ऑर्गेनिक के मेरे पास. चलो लेट्स स्टार्ट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले 4 बेसिक इफेक्ट्स होते हैं जिसके अराउंड आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवॉल्व होती है. कोई अटैकिंग स्पीशीज आया, क्या होगा मॉलिक्यूल के अंदर, कैसे होगा. सो अगर हमें ये 4 कॉन्सेप्ट पता है तो हम थोड़ा बहुत चीजें वैसे भी रिएक्शन देख के हम बता सकते हैं क्या चीज हो सकती है. सो इनको समझना बहुत जरूरी है. अभी पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी. बेसिक पॉइंट पहले मैं लिखवा रही हूँ, उसके बाद हम लोग जब समझेंगे तो वो चीज समझ आ जाएगी. इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, उसके अंदर बेसिकली हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है उसके अंदर आपका पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसमें पाई प्लस एन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. और जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसके अंदर आइडियली हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. हाइपर कॉन्जुगेशन में हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. These are the difference between these 4. अब एक एक करके समझते हैं पाई, सिग्मा और एन होता क्या है और किस तरीके से इन सब चीजों में चेंजेस होते हैं. तो एक एक करके पहले पाई, सिग्मा और एन समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसके ऊपर आएंगे. सिग्मा इलेक्ट्रॉन सबसे बेसिक इलेक्ट्रॉन, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन. सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में होता है. सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, सपोज आई हैव ऑक्सीजन, O2 गैस. O2 गैस में क्या होते हैं? 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं. देयर आर 2 बॉन्ड्स. जो पहला बॉन्ड बनता है ना किसी भी कंपाउंड के अंदर,
उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे उसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो आइडियली आप लोगों ने देखा होगा 3 बॉन्ड्स होते हैं, मतलब एक किसी कंपाउंड में, जैसे अगर आपने देखा हो N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो जो नाइट्रोजन का पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, और जो बाकी दोनों है सिग्मा के बाद बनने वाले वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ हेड ऑन हेड मिलते हैं। जैसे आपको पता होगा एटम्स के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर सपोज ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सपोज एक ऑर्बिटल ये है। सो जो पहला सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके ऑर्बिटल हेड ऑन हेड, देखो जैसे इस तरीके से हेड ऑन हेड इंटरेक्शन करते हैं। उसके बाद जितने भी पाई बॉन्ड्स बनते हैं, जितने भी पाई बॉन्ड बनते हैं उसमें लेटरल शेयरिंग होती है। इस तरीके से लेटरल लेटरल शेयर होते हैं। यहाँ पे हेड ऑन हेड शेयरिंग होती है और ये लेटरल शेयरिंग होती है। अगर एक और कोई बॉन्ड बन रहा है तो इस तरीके से तीसरा भी लेटरल शेयरिंग होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज द फर्स्ट बॉन्ड विच इज फॉर्म एंड पाई इज द सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट के बाद वाला, कॉन्सिक्वेंटली हर बॉन्ड वुड बी योर पाई बॉन्ड। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड में आपकी लेटरल शेयरिंग होती है, सॉरी हेड ऑन हेड शेयरिंग होती है, एंड पाई बॉन्ड में आपकी लेटरल शेयरिंग होती है। थर्ड डिफरेंस क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू योर पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, इट इज मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। यहां तक सबको समझ आया? Is it clear till this point? Yes or no? Is it clear till this point? Yes or no? फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट्स मैंने बताए जो पाई और सिग्मा के बीच में अगर हमें डिफरेंसेस समझने हैं तो। सिग्मा बॉन्ड इज द फर्स्ट बॉन्ड विच इज फॉर्म, सबसे पहला वाला बॉन्ड फॉर्म होता है। ये सेकंड एंड कॉन्सिक्वेंट, सेकंड के बाद कोई भी जो बनेगा वो बॉन्ड। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये हेड ऑन हेड है, दिस इज हेड ऑन हेड, एंड दिस इज लेटरल, and this is the high energy and this is low energy. These are the 3 difference between sigma and pi bond. अब याद रखना, सपोज मेरे पास CH4 है, ये कार्बन और एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, चारों के बीच में एक एक बॉन्ड होता है। अब ये मत सोचना कि पहला बॉन्ड सिग्मा होगा दूसरे बाकी सारे पाए होंगे, नो। दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा और उन्हीं के बीच में जो दूसरा बनेगा वो पाई होगा। लेकिन यहाँ पे एटम चेंज हो गए, सो दीज आर ऑल योर सिग्मा बॉन्ड्स, दीज आर ऑल योर सिग्मा बॉन्ड्स। करेक्ट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक ये पॉइंट सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये समझ आ गया हमें कि ये सिग्मा बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उसे बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पाई के बीच में इन्वॉल्व है वो होंगे पाई इलेक्ट्रॉन। और ऐसा होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सपोज इसके ऊपर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे एन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉन। This is the difference between pi electron, sigma electron and n electron. n electron का इसका मतलब कोई bond नहीं होता. There is no bond for n electron. n electron are just lone pair of electron which are not involved in reaction. अब देखो, अगर C डबल बॉन्ड O है, 2 2 2 और एक ऐसे अकेला, सो ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
बट दिस इज नॉट पेयर, सो ये इलेक्ट्रॉन आपके n इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो अकेला एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये आपका लोन पेयर नहीं है, क्योंकि पेयर होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल बन गया, या तो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन कब रह जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन तब रह जाता है जब मोस्टली फ्री रेडिकल्स होते हैं। एक और होता है कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, बट उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि इट इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन, it involve pi electron, it involve pi plus n electron, it involve pi plus sigma electron। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया कि सिग्मा, पाई, पाई और पाई प्लस एन ये सब क्या है, यहां तक ये क्लियर है नहीं क्लियर, पहले ये बताओ। ये पॉइंट क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है? If it is clear till this point, then I will move towards the next point. यहां तक क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे अपना इंडक्टिव इफेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। We will start one by one, एक एक करके चारों चीजें पढ़ेंगे। एंड बेसिक शुरू की क्लासेस में थोड़ा स्लो लूंगी, क्योंकि नहीं तो बात का कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? सो मे बी ये भी हो सकता है कि ऐसी कुछ चीजें जो आप लोगों को आती हो, तो ये मत सोचना कि मैं इतना फालतू सी चीज क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं आता हो। ऐसा नहीं है कि हमें आता है तो सबको आता है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट, और जिसको आता है वो ये मत सोच लेना कि मेरे को आता है मैं क्लास लीव करके चला जाऊं। प्लीज आपके लिए भी रिविजन होगा, क्लास अटेंड कर लेना, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई तो ऐसा मैं नया पॉइंट बता दूंगी जो आप लोग को नहीं आता होगा, फिर बाद में समझने में दिक्कत होगी, फिर बाद में बोलोगे मैम दोबारा रिपीट कर रहे हो, ये चीज क्या बताए। तो इसलिए अगर आता है तो भी क्लास मत लीव करना, अगर नहीं समझ आ रहा तो बोल दो कि मैम आज के लिए बहुत है, बिकॉज हम फटाफट नहीं करेंगे शुरू की क्लासेस। अगर हाफ एन आवर में बोर हो जाओगे तो बोल देना कि नहीं समझ आ रहा, आई विल टेक दैट मच ऑनली। बट जितना समझ आए उतना ही पढ़ेंगे, बट शुरू की क्लासेस थोड़ा धीरे धीरे हम चलेंगे, अदरवाइज पूरी ऑर्गेनिक आपको नहीं समझ आएगी। ऑर्गेनिक को समझने के लिए आपने बेसिक चीजें समझ ली, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है, इट इज बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस कुछ चीजें समझनी जरूरी है, ठीक है? तो हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। पहला पॉइंट, दैट इट इन्वॉल्व्स द सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। अब क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कब होगी, व्हेन वुड सिग्मा इलेक्ट्रॉन बी मूव्ड? अगर सपोज मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन है, दिस इज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सपोज मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, दिस इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कार्बन और क्लोरीन है, ऐसे करके कोई भी दो एटम अटैच हो सकते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड। बट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है इसके पास। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जो ये बॉन्ड बना हुआ है, इसके अंदर जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, इसको अपनी तरफ खींचने की कितनी टेंडेंसी है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जिस भी एटम की, सपोज दो एटम जुड़े हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो मुझे सोच के बताओ इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा या किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? अगर दो एटम जो अटैच हैं, जिनके साथ एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इक्वल है, तो वो बीच में रह जाएगा। अगर किसी भी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दूसरे से, तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिंच जाएगा, ठीक है? वो उसकी तरफ खिंच रहा है, बट ऐसा तो नहीं हो गया ना कि बॉन्ड ब्रेक हो गया, वो इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए। वो इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन के पास चला जाता है। और अगर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा? इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा ऑक्सीजन को, या पॉजिटिव चार्ज मिलेगा? it will get a negative charge, but it is not a complete negative charge. complete negative charge कब होता है, जब बॉन्ड टूट जाता और ऑक्सीजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते। बट जब बॉन्ड है लेकिन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खिंच गए, उसे हम बोलते हैं पार्शियल चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेट हो गया।
प्लस आ गया माइनस आ गया, बट दिस इज पार्शियल चार्ज सेपरेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब पोलर चीजें बन गई, पोलर मतलब पोलर होता है जिनके पास चार्जेस होते हैं, सो पोलराइजेशन होना। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ, पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका पोलराइजेशन हो गया एक एटम से दूसरे एटम के टूवर्ड्स, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। सो अगर कार्बन और ऑक्सीजन है और इस कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बट ये बॉन्ड पोलराइज हो गए इलेक्ट्रॉन इसके टूवर्ड्स, सो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हुआ? मैंने बोला था सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही हुई ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही हुई ड्यू टू पोलराइजेशन। यस, ड्यू टू पोलराइजेशन डायपोल विल बी जनरेटेड। हाँ, डायपोल जनरेट हो जाएगा। डायपोल होता है दो पोल, डायपोल, पोल मतलब दो, डाई मीन्स टू, टू पोल्स हैं, टू पोल्स मतलब एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव, सो पोलराइजेशन की वजह से पार्शियल डायपोल क्रिएट हुआ। इट इज इस टाइप के डायपोल को ना हम इंड्यूस्ड डायपोल बोलते हैं। ये कंप्लीट डायपोल नहीं होता, ये इंड्यूस्ड डायपोल होता है कि डायपोल इंड्यूस हो गया बट कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुआ, दिस इज अ इंड्यूस्ड डायपोल। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ, पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred to as a inductive effect। और जितना ये सोर्स से दूर जाता जाएगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। पहले मुझे बताओ इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर है? फर्स्ट टेल मी, is the meaning of inductive effect clear or not? बताओ क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो सिर्फ एक एटम के बीच में नहीं होता। सपोज ये मेरा ऐसे करके है एक, इसे क्या बोलेंगे, तीन कार्बन। तीन कार्बन क्या होता है, अगर एक कार्बन होगा उसे बोलेंगे मिथ, दो कार्बन होगा उसे बोलेंगे इथ, तीन कार्बन होगा उसे बोलेंगे प्रॉप, चार कार्बन होगा उसे बोलेंगे ब्यूट, पांच कार्बन होगा तो उसे बोलेंगे पेंट, छह कार्बन होंगे तो उसे बोलेंगे हेक्स। ठीक है, ये कुछ नॉमेनक्लेचर होता है। वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, सात कार्बन होगा तो ऑक्ट बोलेंगे, आठ कार्बन सॉरी हेप्टा, हेप्टा बोलेंगे, हेप्टा, हेप्ट, आठ होंगे तो ऑक्ट बोलेंगे, ऐसे करके इनके नॉमेनक्लेचर होते हैं ये। सो अभी क्या है, अभी मेरे पास ये है, इसमें तीन कार्बन है, तीन कार्बन मतलब प्रॉप, प्रॉप के बाद सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लास्ट में एन लगा देते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो लास्ट में इन लगा देते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लास्ट में आइन लगा देते हैं। तो प्रॉप एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, बिकॉज इट इज सिंगल बॉन्ड, तो प्रॉप एन, लेकिन एन नहीं लगाएंगे क्योंकि OH भी जुड़ा हुआ है। OH इज द सिग्नल फॉर अल्कोहल, सो प्रोपेनॉल, अल्कोहल का OL लग जाएगा ऑल, so this is how we will do the nomenclature, so propanol, so this is your propanol। ठीक है, so अब मेरे पास ये नॉमेनक्लेचर समझ आया कि कैसे करते हैं? अभी हम नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे बाद में, बट थोड़ा सा समझ आया कि नॉमेनक्लेचर हम करते कैसे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, रब कर दो ना इसे। अब देखो, अब क्या है, कार्बन 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 OH, अब ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो कैसा होगा कि इलेक्ट्रॉन इसके टुवर्ड्स शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, यस और नो? क्या इलेक्ट्रॉन इसके टुवर्ड्स शिफ्ट होगा या नहीं होगा? इसके ऊपर पार्शियल, दिस इज अ सिंबल ऑफ पार्शियल, ऐसा डेल्टा इज अ सिंबल ऑफ पार्शियल, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया तो ये अपने साथ वाले कार्बन से खींचेगा, ये अपने साथ वाले कार्बन से खींचेगा, बस खींचते रहेगा खींचते रहेगा। सो सबके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बढ़ गया, पार्शियल पॉजिटिव और बढ़ गया। सो ऐसे ऐसे करके सिर्फ एक दो एटम्स के बीच में नहीं होता, वो आगे तक स्प्रेड होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। और आइडियली इंडक्टिव इफेक्ट तीन कार्बन तक जा सकता है, तीन के आगे इंडक्टिव इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, इतना दूर तक नहीं जाता, बट आइडियली तीन कार्बन तक थोड़ा 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 इंडक्टिव इफेक्ट जाता है। बट सोच के बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट जो इस कार्बन के ऊपर ज्यादा है, कार्बन 1 के ऊपर,
कार्बन 2 के ऊपर या कार्बन 3 के ऊपर? किसके ऊपर ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है? किसके ऊपर ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है? फर्स्ट कार्बन के ऊपर. सो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स. सोर्स था ऑक्सीजन, इस सोर्स से जितना दूर जाते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा एंड इवेंचुअली इट लॉस्ट, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा टिल इट रीचेस द 3 कार्बन. सो दिस इज वन पॉइंट. दिस इज अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है. इंडक्टिव इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, कैपिटल आई. सो इट इज प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट. दो चीजें होती हैं. प्लस आई इफेक्ट कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्या सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक मिनट उल्टा बोल दिया. दिस इज माइनस आई. हाँ, दिस इज माइनस आई इफेक्ट. और प्लस आई क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है. इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर रहा होता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होता है, उसे बोलते हैं प्लस आई एंड माइनस आई. माइनस आई क्या होगा? जब कोई खींच रहा है या कोई अट्रैक्ट कर रहा है. और प्लस आई कब होगा? जब कोई दे रहा है. तो प्लस आई इफेक्ट. करेक्ट. माइनस आई प्लस आई समझ आया. अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस आई इफेक्ट. दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम जो खींच रहे हैं. कौन खींचेगा? कौन खींचेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो खींचेगा. तो अगर कहीं पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, कहीं पर साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, कहीं पर COH ग्रुप लगा हुआ है, कहीं पर कोई हैलोजन लगा हुआ है. हैलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, ये सब हैलोजेंस होते हैं. या फिर कहीं पर कोई COR एस्टर, दिस इज योर एस्टर ग्रुप लगा हुआ है. इन सबको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? देखो क्यों है. NO2 is represented by N डबल बॉन्ड O और O. ठीक है. अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन इसके टुवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन साथ वाले से खींचता है. क्योंकि ये ऑक्सीजन इससे खींच रहा है तो नाइट्रोजन साथ वाले से खींचेगा. तो दिस इज विड्रॉइंग, ये विड्रॉ कर रहा है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. ऐसे ही साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है. COH भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है. दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. हैलोजेंस जो होते हैं, याद रखना, जो हैलोजेंस होते हैं क्लोरीन वगैरह, वो अभी हम जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो उसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो डोनेट करता है. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. देखो जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है. और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो आई माइनस आई इफेक्ट शो करता है. तो याद रखना, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है. किसकी वजह से? अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. मुझे सोच के बताओ, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो डोनेट करेगा तो क्या आप उसे प्लस आई इफेक्ट बोलोगे? क्या आप उसे प्लस आई इफेक्ट बोलोगे? लोन पेयर मतलब n इलेक्ट्रॉन नहीं बोलोगे. लोन पेयर मतलब n इलेक्ट्रॉन. और n इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे लोन पेयर थोड़ी आप वो थोड़ी बोलोगे. आपने बोला इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, बट क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है वो तो n इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया ना. तो आप उसको आई इफेक्ट नहीं बोलोगे. तभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे डिफरेंस समझाया कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट. अगर n इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है तो वो इंडक्टिव नहीं होगा. हाँ, रेजोनेंस से भी बताऊंगी अभी रेजोनेंस से मत आओ. बट अभी मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्लोरीन पे जो लोन पेयर है वो क्या इंडक्टिव होगा? नहीं होगा. क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर? यस और नो? अब क्या होता है, अब प्लस आई इफेक्ट के एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं. प्लस आई इफेक्ट के ना आइडियली सिर्फ एक ही एग्जांपल बोला जाता है जिसे बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स. कोई भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, दे शो द प्लस इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट. वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. Alkyl groups always show plus I effect. Always remember this point that your alkyl group will represent your plus I effect.
ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए. दिस इज ऑल अबाउट योर इंडक्टिव इफेक्ट. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. यहाँ तक सबको क्लियर है. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कुछ कुछ एटम्स की ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट बराबर सी होती है. उसके बाद ब्रोमीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है, उसके बाद कार्बन आता है, और कार्बन और हाइड्रोजन की आइडियली सेम सी होती है. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसको याद रखना, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन क्लोरीन बराबर, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन ये डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज कार्बन और हाइड्रोजन की आइडियली थोड़ी सेम सी होती है, ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है. सो दिस इज अबाउट योर इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम सेकेंड इफेक्ट पे आएंगे जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सेकेंड इज योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. याद है क्या बोला था मैंने? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में किसका मूवमेंट होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. पाई. अब समझो पाई कैसे मूवमेंट होगा. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की जस्ट फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन. The temporary displace. मैम प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर लिखना दो. माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर नहीं है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है. तमन्ना, दोबारा लिखूं क्या? दोबारा लिखने के लिए बोल रहे हो क्या? क्या बोल रहे हो? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखने के लिए बताओ, फिर क्या बोल रहे हो? चलो मैं बता देती हूँ. देखो प्लस आई वो भी बता देती हूँ. देखो जो प्लस आई में तो आपका सिर्फ एल्काइल ग्रुप है, और माइनस आई का इफेक्ट का ऑर्डर भी लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो. उसका ऑर्डर होता है NO2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर साइनाइड का होता है, फिर COH का होता है, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर OH, फिर OR इज ईथर, एंड देन दिस इज अबाउट द ऑर्डर. ये आपका ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का. दिस इज द ऑर्डर फॉर योर माइनस आई इफेक्ट. नोट कर लो कि NO2 का ज्यादा माइनस आई होता है, उससे कम CN का, उससे कम COH, देन फ्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन. ये ऑर्डर भी आप नोट कर सकते हो. करेक्ट हो गया? तमन्ना यही पूछ रहे थे? तमन्ना यही पूछ रहे थे? और प्लस में तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पढ़ा हमने, एल्काइल, तो कुछ ऑर्डर लिखने का नीड ही नहीं है. आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है? इट इज द टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ pi electron in a compound. It is a temporary displacement of pi electron in a compound. अब pi electron है मतलब उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होंगे, containing multiple bonds. Only in the presence of a foreign species. Only in the presence of a foreign species. It is only in the presence of foreign species. What does it stand for? इसका मीनिंग क्या है? मेरे पास C डबल बॉन्ड हुए है. पहला बॉन्ड मेरा है सिग्मा बॉन्ड, पाई सिग्मा बॉन्ड. दूसरा है पाई. अभी इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है क्या? जब पाई बॉन्ड भी आ गया तो इंडक्टिव तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा. अब क्या पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी माइनस आई प्लस आई? नॉर्मली नहीं होगी. नॉर्मली नहीं होगी. अगर सिर्फ ये पड़ा हुआ है तो कोई नॉर्मली मूवमेंट नहीं होगी. बट अगर कोई फॉरेन स्पीशीज आ जाती है, कोई और मॉलिक्यूल भी आ जाता है, अगर किसी और फॉरेन स्पीशी की प्रेजेंस में अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं. इसका मतलब क्या? C डबल बॉन्ड O है, आइडियली इसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा. बट जब कोई फॉरेन स्पीशीज आ गया, सपोज HCl मैंने डाल दिया, HCl क्या होगा? मीडिया में जाके H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा. HCl तो मीडिया में जाकर H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा. सपोज मैंने वाटर डाल दिया,
तो वाटर मीडिया में जाके H प्लस और OH माइनस बन जाएगा। तो जब मैंने एक फॉरेन स्पीशी डाला, इसकी वजह से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट कर ये यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हुई, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई। सो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव आया तो ये जो Cl है ये जाके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, और ये जो H प्लस है वो जाके इस OH पे जुड़ जाएगा, इसके चार्जेस खत्म हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज टेम्पररी। टेम्पररी आपका चार्ज जा रहा है, हमेशा नहीं जा रहा, टेम्पररी जा रहा है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, बट पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नॉर्मली नहीं होता जब तक कोई फॉरेन स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही कोई फॉरेन स्पीशीज आएगी जिसके अंदर आयंस होंगे, वो हेल्प करेगा पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक डाउन करने में। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन? I hope, is it clear to everyone? Yes or no? अब मुझे बताओ, यहाँ पे H यहाँ के जुड़ रहा है, क्लोरीन यहाँ के जुड़ रहा है। एक चीज बताओ, क्या ये एडिशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा? एडिशन मतलब कोई चीज ऐड हो रही है, एलिमिनेशन मतलब कोई चीज एलिमिनेट हो रही है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ लग रहा है और कुछ हट रहा है। सब्स्टिट्यूशन का होता है एक चीज लग रही है एक चीज हट रही है। सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ दीपिका? सब्स्टिट्यूशन होता है एक चीज हट रही है एक चीज लग रही है। क्या ये COH में से सिर्फ डबल बॉन्ड गायब हुआ, लेकिन डबल बॉन्ड गायब हुआ, लेकिन डबल बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन है ना, कोई एटम तो गायब नहीं हुआ ना। एटम तो पहले भी इसके ऊपर कार्बन था, अभी भी कार्बन है, O था अभी भी O है, बल्कि एक H आके जुड़ गया और एक Cl आके जुड़ गया, तो दो चीजें आके ऐड हो रही है। सो दिस इज एडिशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफ सपोज Cl है, कार्बन और क्लोरीन है, अब यहाँ पे आयोडीन आ गया और क्या होगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और आयोडीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ कि क्लोरीन निकल गया और आयोडीन जुड़ गया। हम ये सारे रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बट अभी के लिए जस्ट रिमेम्बर इट कि इट इज अ काइंड ऑफ एडिशन। समझ आ गया ना दीपिका कि सब्स्टिट्यूशन ये वाला होगा? ठीक है। अब ना एक चीज और होती है, जैसे एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी टाइप होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रो नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूशन में नहीं होता, और एडिशन की बात कर रही हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब है कोई चीज आके ऐड हो रही है, ऐड में पहले न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल आके अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल का नाम क्यों है कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। व्हाट इज द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज? अरे बाबा, न्यूक्लियस में क्या चार्ज होता है? इट इज पॉजिटिव चार्ज। आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो नेट चार्ज इज पॉजिटिव, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन आके मूव करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का नाम आया न्यूक्लियस से, एंड न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। सो व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब वहां पे न्यूक्लियोफाइल पहले आके ऐड हो रहा है। कोई अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है पहले, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन है उसके बाद एक्स्ट्रा, तब नेगेटिव चार्ज वाला पहले आके ऐड हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्लियर हुआ? तो जब तक कोई न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा इन्वायरमेंट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव क्लियर है? किसी को ये डाउट तो नहीं है, कि कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये दोनों क्लियर है नहीं क्लियर? पहले ये बताओ, इन दोनों में तो अभी तक कोई डाउट नहीं है? इन दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों और इंडक्टिव क्यों है? ऐसा कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। देन मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी व्हिच इज रेजोनेंस इफेक्ट। थर्ड वन वुड बी अ रेजोनेंस इफेक्ट। Cn तो नेगेटिव होता है चार्ज पर, वो न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब नहीं नहीं नहीं, HCN, Cn हमेशा HCN की फॉर्म में आता है। HCN में H प्लस होता है और Cn माइनस होता है, तो Cn माइनस जब आके जुड़ रहा है तो इट इज योर इलेक्ट्रोफाइल।
तमन्ना, HCN आता है हमेशा, HCN H प्लस और CN माइनस, इसमें H प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है, CN पे नेगेटिव है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। करेक्ट? समझ आया कि अभी भी डाउट है, क्या पूछ रहे हो? ठीक है। देन मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वन विच वुड बी योर, नहीं थर्ड वन, विच वुड बी योर रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस के बाद फिर हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, बट अभी हम रेजोनेंस पढ़ते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या था? पाई प्लस एन इलेक्ट्रॉन, दोनों का मूवमेंट होना चाहिए, दोनों का, किसी भी एक का नहीं, दोनों का। अगर सिर्फ पाई होगा दैट विल बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, सिर्फ सिग्मा होगा दैट विल बिकम इंडक्टिव। पाई प्लस एन दोनों होंगे तो रेजोनेंस बन जाएगा, और पाई प्लस योर उसमें क्या था, उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा, पाई प्लस सिग्मा होगा तो आपका कौन सा था, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का एक और, हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है, नाम बाद में बताऊंगी। सो अब क्या है, रेजोनेंस में आपका पाई और एन दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जब तक दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे आपका मूवमेंट नहीं होगा। करेक्ट? ठीक है। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? द स्ट्रक्चर्स विच हैव, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट उनके पाई या फिर एन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफरेंस है। पाई एन को, एन क्यों बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। व्हाई दे आर नॉन बॉन्डिंग? क्योंकि वो लोन पेयर है, वो पूरा कंप्लीट पेयर है, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है, वो तो स्टेबल है, इसलिए वो नॉन बॉन्डिंग है, किसी के साथ जाके बॉन्ड नहीं बनाएगा। दैट्स व्हाई एन आर कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग। सो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? द स्ट्रक्चर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिन स्ट्रक्चर के बीच में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मतलब जिन चीजों के बीच में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर भी सेम है, उनका उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन उसके पाई इलेक्ट्रॉन या फिर एन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अलग अलग होती है, उसे बोलते हैं रेजोनेंस, उसे बोलते हैं रेजोनेंस। और इसे बोलते हैं कैनोनिकल इफेक्ट, कैनोनिकल इफेक्ट। और जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर।